सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ओम प्रकाश नवानी। डॉक्टर ओम प्रकाश नवानी पूर्व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी रहे हैं उत्तराखंड शासन में, और आज आपसे बातचीत का विषय है हर दिन आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद। डॉक्टर नवानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर नवानी, आयुर्वेद एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। यदि विगत 3 वर्षों की बात करें, जिसमें एक आपदा जिसे हम महामारी के रूप में देखते हैं, कोरोना हमारे सामने आई, और इस कोरोना महामारी के दौरान हर भारतीय आयुर्वेद के प्रति प्रेरित हुआ, उसे प्रयोग में लाने के लिए उन्मुख हुआ। आज जब हम कोरोना महामारी से काफी हद तक बाहर निकल चुके हैं, हालांकि विश्व के कई देशों में इस तरह के केसेस अभी भी आ रहे हैं, हमारे देश में भी केसेस हैं, तो आप क्या मानते हैं कि आयुर्वेद किस हद तक इस महामारी के जो परिणाम थे उनको कम करने में सफल रहा? भारती जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जो आयुर्वेद है इसका प्रचार प्रसार कोविड काल में बहुत ही ज़्यादा हुआ है, और आपने जैसे कहा भारतीय लोगों ने तो इसका उपयोग किया ही। विश्व स्तर पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुर्वेद और योगा को विश्व स्तर में पहुंचाने के लिए बहुत कार्य किया है। उन्होंने इसके लिए इससे पहले कभी आयुष मंत्रालय केंद्र सरकार में नहीं रहा। फर्स्ट टाइम आयुष मंत्रालय का गठन हुआ, और उसके इस प्रकार से प्रोग्राम रहे कि उन प्रोग्रामों के माध्यम से हमारे देशवासी ही नहीं वरन अपितु पूरे विश्व में आयुर्वेद का प्रसार हुआ। जी, हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं, तो आयुर्वेद ने कोविड के दौरान हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया। जो लोग इस पद्धति से आरंभ से जुड़े हुए थे, ऐसा कहा जाता है कि उन पर इस बीमारी का बहुत ही कम असर हुआ। जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा भारती जी। हमारा जो आयुर्वेद है इसका मूल सिद्धांत ही रोग प्रतिरोधक क्षमता पे है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट आते हैं आयुर्वेद में, च्यवनप्राश हो गया, रसायन वाली चीजें हो गई, ये हम शरीर की रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के, इलाज का प्रश्न तो बाद में आता है, पहले हम व्यक्ति की प्रतिरोध क्षमता बढ़ा के उसको हमारा जो आहार और रहन सहन का तरीका है उसमें हमारा ये है कि हम अपनी प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएंगे तो हमें जो है कई बीमारियां हमारे पास ही नहीं आएंगी। और आज हम समझते हैं, ये तो देख लीजिए वेक्टर डिजीजेज जो हैं, जो मक्खी मच्छर इत्यादि परजीवी उससे होती है, उसे यदि हम छोड़ दें तो हमारी ज्यादातर जो डिजीजेज आजकल हो रही हैं, क्योंकि खान पान का स्तर अच्छा हो गया, वो लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, और लाइफ स्टाइल डिजीजेज में आपका आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। यदि आप अपनी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा के रखेंगे तो कई वायरस और वो आपके शरीर पे अटैक ही नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि आपने बताया, कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में हमारे आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग कराया गया, जो कि हमने इस सब्जेक्ट भी अभी आपने कहा हर घर आयुर्वेद, हर दिन आयुर्वेद हम करते हैं। हमारा ये जो भारत भूमि है ये ऋषि मुनियों की भूमि है कि लाइफ स्टाइल में यदि कोई चीज आ जाती है, हमारी जो ऋषि मुनियों की भूमि थी, उन्होंने इसके क्लिष्ट विषयों को, गूढ़ विषयों को जनता नहीं समझ पा रही थी, इसलिए उन्होंने उसको उनकी जीवन पद्धति में सम्मिलित कर दिया। जैसे आप हमारे किचन में जाइए तो आपको आधी औषधियां हमारे किचन में मिल जाएंगी, जैसे लहसुन हो गया, जीरा हो गया, दालचीनी हो गई, इस तरह के जितने हल्दी हो गई, ये सब, काली मिर्च हो गई, ये सब औषधियां हैं। और हम लोग जैसे उत्तराखंड की बात करें यदि, तो उत्तराखंड जो है शीत प्रधान देश है, तो यहाँ पर जो है ज्यादातर बर्फ और ठंडी चीजें, तो ये गर्म चीजों का हमने समावेश, ये जो हमारा छौंका लगाने की विधि है ये यहीं से डेवलप हुई। हम उसकी जो वायु प्रधानता है उसको, भोजन को स्वयं में छौंका लगा के समाप्त कर देते हैं। तो हमारा तो जो किचन से, इसलिए हमने सब्जेक्ट का टॉपिक रखा हर दिन आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद। हम रोज यूज करते हैं, लेकिन जनता को हम इतने आत्मसात हो गया, गृहिणियों को ये नहीं पता हम ये औषधियां प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें पता क्योंकि छौंका ऐसे लगाते हैं, ये चीजें उसमें डालनी है, लौंग उसमें डालनी है, जीरा उसमें डालना है, तो लेकिन हम उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमने कोविड काल में, जैसे हमारा अश्वगंधा है, जैसे हमारी जो है जिसको हम गिलोय बोलते हैं, अमृता भी उसका एक नाम है, उसका हमने काढ़ा भी पिलाया लोगों को, उसका हमने सत भी पिलाया, उससे हमें बहुत फायदा हुआ। आपने केवल कोरोना ही नहीं, अभी आप जैसे डेंगू का सीजन चल रहा है, आप उसमें उसका प्रयोग करिए, गिलोय का। गिलोय को हम योगवाही कहते हैं, जो भी औषधि आप उसमें देंगे उसको, वो उसके गुणों को बढ़ा देती है। तो ये जो है इतनी इम्यूनिटी प्रदान करते हैं कि आपकी जो है डेंगू के अंदर
WBC जिसे कहते हैं, श्वेत रक्त कर्णिकाएं, जो बहुत कम संख्या में हो जाती हैं, जिसके कारण रक्तस्राव होता है, जिसके कारण ही उसकी सीरियस कंडीशन होती है या मृत्यु होती है। तो उसको रोकने के लिए हमारा गिलोय हो गया, हमारा पपीता हो गया, पपीते पत्र स्वरस हो गया, तो ऐसी चीज़ें हमने उसमें भी बताई कोरोना काल में। जैसे मुलेठी है हमारी, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ज़्यादा प्रभाव डाल रहा था, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जितनी भी चीज़ें थी, जैसे काली मिर्च हो गई, गिलोय हो गई, लौंग हो गया, अमृता हो गया, इसका काढ़ा हमने लोगों को पिलवाया। और इवन आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे जो साइंस वाले लोग हैं, एलोपैथी वाले लोग हैं, उन्होंने भी इसका सेवन किया। वो आते थे हमारे पास कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि दवा, तो बाद में वो बताइए आप वो काढ़ा कौन सा पीना है। हमने सबको च्यवनप्राश सेवन कराया। च्यवनप्राश में हमारी जो है काफ़ी जड़ी बूटियां रहती हैं। आंवला उसमें मेन इंग्रेडिएंट है। आंवले के अंदर विश्व में सबसे ज़्यादा कोई सी चीज़ नहीं जिसमें विटामिन सी पाया जाता हो, और विटामिन सी जो है एक अपने आप पे इम्यूनिटी बूस्टर है, तो उसका बेस हमारा विटामिन सी है। तो इस प्रकार से हमने सेवन कराया, और मैं समझता हूं कि भारत भूमि पर कोरोना का असर सबसे कम हुआ। हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 2 कार्यक्रम चलाए गए, एक तो वैक्सीनेशन, वो बहुत सक्सेसफुल रहा। दूसरा हमारा आयुष विभाग का जो कार्यक्रम था, जिसमें हमने लोगों को काढ़ा और ये सब चीजें खिलाई, और लोगों ने उसको आत्मसात किया और बहुत लाभ प्राप्त किया। सर जी, ये अच्छी बात आपने बताई कि हर पद्धति के लोगों ने आयुर्वेद को अपनाने का प्रयास किया। अब जब हम सर्दियों की चरम स्थिति में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में आयुर्वेद, जैसे आप कह रहे हैं कि हर घर आयुर्वेद, किस तरह से मददगार साबित हो सकता है कि जो शीत के प्रकोप हैं उनको हम कम से कम कर सकें? हाँ बिल्कुल सर, जैसा आप कह रहे हैं, शीत ऋतु में तो आयुर्वेद वरदान है। जैसे हमारे यहाँ आजकल तुलसी, अदरक, यदि हम इसका प्रयोग करें, काली मिर्च, लवंग और दालचीनी चाय के रूप में करें, तो हम जो है उसमें दूध या चाय में थोड़ा सा अदरक का एक पीस ले लिया, थोड़ा जो है उसमें 4 पत्ती तुलसी की ले ली, 4 दाने काली मिर्च के ले लिए, तो हम उसमें शीत ऋतु के प्रकोप से बच सकते हैं। और यदि कोई चाय नहीं पीता है तो उसका काढ़ा भी पी सकता है, सुबह शाम बना के पी ले। और बच्चों के लिए तो हम च्यवनप्राश तो एक बड़ी रसायन औषधि है, वो तो बच्चे भी बहुत खाते हैं, वृद्धों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। और आजकल तो आधुनिक समय में डायबिटीज़ का प्रकोप बहुत हो गया, तो हमारे यहाँ जो है शुगर फ्री च्यवनप्राश भी उपलब्ध है। और चाहें तो लोग च्यवनप्राश, हम विधि बता दें, घर में भी बना सकते हैं। मुख्य च्यवनप्राश बनाने का जो वो है, वो आंवला है। आंवला भी जो आप कहिए, जो जंगली आंवला होता है, जैसे हमारे गढ़वाल में अक्सर पाया जाता है, अपने आप हो जाता है, उनको एकत्र कीजिए। आंवला उसमें मेन बेस है। उसकी आप जो है उसे उबाल लीजिए, उसमें से गुठलियाँ आप बाहर कर लें, या तो छन्नी या कोई मिक्सी भी यूज, आजकल तो घरों में मिक्सी है, मिक्सी में उसको बीज निकाल के पीस लीजिए। उसके बाद उसकी पिष्टी बना के आप जो है उसको देसी घी में, अब जितना आंवला हो जाए, 1 किलो आंवला तो आपको कम से कम 250 ग्राम देसी घी उसमें प्रयोग करना पड़ेगा, और उसमें 200 ग्राम आपको कम से कम जो है शहद का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद चीनी का तो मैं रिकमेंड नहीं करता वाइट चीज़ों को, लेकिन खांड अगर किसी को शुद्ध मिल जाए उसका प्रयोग करके कर सकते हैं। और उसमें फिर हमारी औषधियाँ पड़ती हैं, उसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, जटामांसी है, और कुछ ड्राई फ्रूट भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। प्रक्षेप द्रव्य पड़ते हैं उसमें, तो वो ऊपर से पड़ते हैं। पीस के उसमें चूर्ण बना लीजिए। जब आपने इसको भून लिया देसी घी में आंवले को, उसके बाद आप जो औषधियाँ उनकी काढ़ा बना लीजिए, पानी में चढ़ा के उनको औषधियों को वो काढ़ा बना के। और जब वो उसका काढ़े का ये होता है कि अगर आप 4 गुना पानी लेंगे तो उसका चौथाई भाग जब रह जाएगा, उसको छान के इसमें मिला लिया आपने। उसके बाद इसमें खांड भी आपने मिला लिया, शहद भी मिला लिया, बन गया आपका च्यवनप्राश तैयार। प्रक्षेप द्रव्य जो है ऊपर के, वो जैसे लौंग है, दालचीनी है, ये पीस के कूटे हुए हमने अलग रखे हैं, वो ऊपर से हम डाल देंगे। इसमें शुद्धता की गारंटी रहेगी? इसमें शुद्धता की गारंटी रहेगी, क्योंकि सर सबसे बड़ी चीज आपको मैं बताऊं, च्यवनप्राश क्विंटलों हमारे यहाँ उत्पादित हो रहा है, और हमें आंवला कहीं नजर नहीं आता। लोग जो है कॉमर्शियली, मतलब कंपनियों की, मेरा कहने का मतलब है जो कंपनियां मार्केट में हैं, वो इतना आंवला कहाँ से ला रही हैं, ये प्रश्न है। और उसकी जगह पर लोग जो है शकरकंदी और दूसरी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जबकि उसकी मेन चीज़ आंवला है। अच्छा, घृत भी एक ऐसी चीज़ है, उसमें भी शुद्धता की बात है, शहद भी शुद्धता की बात है, और चीनी में मैंने खांड का प्रयोग बताया, तो खांड भी अगर अच्छी मिल जाए तो ये चीज़ अगर स्वयं बनाएगा आदमी तो इतना स्वादिष्ट होगा कि बच्चे अपने आप, अब वो बाजार वाले उसको तो खिलाना पड़ता है, बेटा खा लो, और उसको वो छुपाएंगे आप, और वो कहेंगे कहाँ रखा, हम खा लेते हैं। जी, तो ये एक अच्छा तरीका आपने बताया कि हम घर में ही इसका निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नवानी, कई बार हम देखते हैं और ऐसे सुनने में भी आया कि हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं इन चीज़ों का, जैसे गिलोय का प्रयोग हमने बहुत ज़्यादा किया या काढ़े का,
तो क्या ये हानिकारक भी हो सकता है? बिल्कुल सर, हानि किसी भी चीज की अति सर्वत्र वर्जित, एक हमारे ऋषि मुनियों का ये श्लोक मैंने उद्धृत किया है कि अति सर्वत्र वर्जित। अति हम किसी भी चीज की करें, हम घी भी खाने लग जाएंगे, हम बहुत स्वस्थ हो जाएंगे, तो वो भी हमें जो है ना वो लूज मोशन कर देगा। औषधि का मतलब है कि आप जो है एक लिमिट में लीजिए, उसको औषधि के रूप में लीजिए, एक निश्चित मात्रा है उसमें प्रयोग करिए। ये नहीं कि उसका आधा दूध आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएगी कोई भी चीज। जी, आपने किचन की बात की। हमारे किचन में अधिकतर चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, खासतौर से गृहिणियों को, और वो औषधि के रूप में है। क्या किचन गार्डन में भी हम ऐसी चीजें बिल्कुल उत्पादित कर सकते हैं? ऐसा अपने घर में ही छोटी सी जगह है और उसमें गमलों में भी आप उत्पादित कर सकते हैं? सर, सारी जड़ी बूटियां गमलों में ही, हम हमारी तुलसी से शुरू होती है जड़ी बूटी। तुलसी आपको चाहे किसी को पता हो या ना, पर हर घर में मिल जाएंगी आपको तुलसी जी, क्योंकि तुलसी जी कुछ धार्मिक रूप से भी करते हैं लोग, ज़्यादा उसका वो रहता है। कुछ लोग जो है जानते हैं कि उसका औषधीय प्रयोग भी होता है, लेकिन आपको मतलब मैं समझता हूँ कि 90% लोगों के घर में तुलसी मिलती है। आजकल हमारे यहाँ बड़े ये कॉम्प्लेक्स में लोगों ने रहना शुरू कर दिया, उसमें भी एक गमला लोग रखते हैं। तो किचन गार्डन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उगा सकते हैं। लवंग उग जाती है किचन गार्डन में। अच्छा, किचन गार्डन में हम धनिया उगा सकते हैं, किचन गार्डन में दूधी है, किचन गार्डन में अश्वगंधा है, किचन गार्डन में शतावरी है, जो भी चाहे हम उसको उगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन गिलोय की जो मैंने बात की, गिलोय भी किचन गार्डन में आराम से उग जाती है जी। आप थोड़ी सी टहनी काट के लगाइए, फैल जाती है बहुत। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो आयुर्वेद का किस तरह से सरकारी तौर पर हम देखें कि सरकार उसको मदद कर रही है, किस तरह के चिकित्सालय हैं, यदि पूरे दूर दराज के क्षेत्रों में भी आयुर्वेद पहुंच रहा है जी, सरकारी माध्यमों से? सरकार का तो अपना बहुत बड़ा कार्यक्रम है। पहले भी आयुर्वेद का अच्छा खासी डिस्पेंसरियां हमारे प्रदेश में थी, लेकिन आज के युग में सरकार ने, आयुष मंत्रालय भारत सरकार से बहुत योजनाएं चल रही हैं। हमारे वेलनेस सेंटर खुलने जा रहे हैं, हमारे 50 बेड चिकित्सालय खुलने जा रहे हैं, और हमारे पंचकर्म केंद्रों में स्टाफ की तैनाती आजकल हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 से 10 वर्षों के अंदर उत्तराखंड केरल की तरह एक आयुर्वेद प्रदेश होगा। यहाँ पर ईश्वर ने हमको जो मौसम और जो हमारा वो दिया है, वेदर का गिफ्ट दिया है, उसका प्रयोग करके यदि उच्च स्थानों पर, हमारे औषधीय जड़ी बूटियों वाली जगह हैं, जंगल हैं, सब हैं, शुद्ध वायु है, तो वहाँ पर जो हमारे वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि विदेशों से भी लोग आके यहाँ पर ना इलाज कराएंगे। और केरल की भांति एक आयुष प्रदेश, सरकार की भी योजना, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आम जन इसको अपने में आत्मसात कर ले, तो हमारे लिए एक रोजगार का बड़ा अच्छा साधन भी उपलब्ध होगा। अपना शरीर तो ठीक कर ही पाएंगे, क्योंकि जड़ी बूटी एक कुछ ऊंचाई का लेवल है, उस पर ही उगाई जा सकती हैं। तो उस एक निश्चित ऊंचाई पर यदि हम उसको, जानवर भी नहीं खाता, हमारे यहाँ बड़ी समस्या आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों, बंदरों और सुअरों इस तरह की है, वो खा जाते हैं, लोकल फसल नहीं हो पा रही। तो उसमें हम ऐसी जड़ी बूटी लगा सकते हैं, हल्दी हमने लगा दी, कुटकी हमने लगा दी, जिसको जानवर खाएगा नहीं, और उसका जो है बहुत अच्छा उत्पादन होगा, और किसान जो है उसको बेच के आय प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसात करने की बात आप कर रहे हैं, तो इसको कैसे प्रसारित किया जा सकता है कि आम व्यक्ति आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रयोग करे, और जैसे आपने कहा कि स्वयं घर में ही वो उत्पादित कर सकता है? देखिए, जरूरत जो है वो आविष्कार की जननी है। अभी आपने बताया कि कोविड से पहले आयुर्वेद के बारे में इतनी जागरूकता लोगों में नहीं थी। जब लोगों को दूसरे विकल्प उपलब्ध नहीं हुए, खुद लोगों ने महसूस किया, और मैं समझता हूँ कि आज भारत का हर व्यक्ति ये जानता है कि मैंने आयुर्वेद से अपनी स्वास्थ्य रक्षा की है। हमारे पूर्वज जो थे वो तो इसका प्रयोग करते ही थे, लेकिन आधुनिक युग में लोगों ने जो एलोपैथी सिस्टम के प्रति कुछ जो है रुझान बढ़ने के कारण, कुछ आयुर्वेद तो शाश्वत चिकित्सा पद्धति है, ये भगवान इंद्र से शुरू होके अश्वनी कुमारों के द्वारा धरती पर आई, और इस चिकित्सा पद्धति से ही सारी पद्धतियां उत्पन्न हुई। मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजों का शासन हमारे देश में रहा, मुगलों का शासन रहा, उन्होंने इस पद्धति को खत्म करने के लिए पूर्ण प्रयास किए, इसका साहित्य गायब कर लिया, जला दिया गया, लेकिन फिर भी इसको दबा नहीं पाए। तो आज ये पद्धति ऐसी है जो हर भारतीय के तन मन में घुसी हुई है और उसका स्वास्थ्य रक्षा कर रही है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत यह है कि सरकार इसमें थोड़ा प्रचार प्रसार करे, और उसकी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो औषधि बना रहे हैं, उसकी गुणवत्ता पे विशेष अगर ध्यान दिया जाए, तो मैं कहता हूँ भारत ही नहीं पूरे विश्व में आयुर्वेद का युग आने वाला, और उसका डंका बजेगा। तो डॉक्टर ओम प्रकाश नवानी आज इस कार्यक्रम में आप आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। निश्चित तौर पर आयुर्वेद का प्रयोग बढ़ेगा और हर भारतीय स्वस्थ होगा, स्वास्थ्य लाभ करेगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।